गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आगामी सोमवार को गुजरात में भाजपा की नई सरकार का होगा गठन। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक से पहले हंगामा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा, आपको समाज के वंचित लोगों के प्रति संवेदना रखनी होगी। राष्ट्रपति ने दून विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष देश में होने वाले G20 सम्मेलन के संबंध में आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संवाद। चक्रवाती तूफान मैंडोस का चेन्नई सहित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एहतियातन एनडीआरएफ की टीमें तैनात। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी, लेकिन इस अहम बैठक से पहले शिमला में कांग्रेस पर्यवेक्षकों के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जमकर खींचतान चल रही है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सबसे आगे हैं। इसके अलावा पूर्व हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल और पूर्व मंत्री चंद्र कुमार के नामों पर भी चर्चा चल रही है। इससे पहले हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर मजबूत दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नाम और काम पर वोट मांगे गए हैं। उन्होंने कहा कि आलाकमान भी इस बात को जानता है और मुख्यमंत्री पद पर विचार रखते हुए आलाकमान इस बात को नजरअंदाज नहीं करेगा। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। वही मामला बढ़ता देख प्रतिभा सिंह ने साफ किया कि शाम को बैठक बुलाई गई है और बैठक पे ही मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ गुटबाजी नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं है और हर कोई हमारे साथ है। अब हमारी बैठक होगी, शाम को फिर निर्णय करेंगे। 4 बजे बैठक बुलाई गई है मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और राजधानी शिमला में होने वाली कांग्रेस विधायकों की बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की बड़ी चुनौती सामने है। और गुजरात की बात करें, जहां 156 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और इस ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी के मद्देनजर भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 12 बजे के करीब राजभवन पहुंचे और राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा सौंपा। जानकारी के मुताबिक पार्टी की ओर से अब विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी करेगी। बीजेपी की ओर से 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां अभी से शुरू की जा चुकी हैं।
और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में खेल विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि खिलाड़ी किसी भी राज्य के नहीं होते, बल्कि सभी खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं। जी ने कहा कि हमारे यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी रवि दहिया, ऐसे खिलाड़ी, बाकियों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सब से ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और ये भावना हमें समाज और हर क्षेत्र में लेकर जानी है। और इसी भावना के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी अगर मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके बातचीत की और जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। और जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में खेल और युवा मामलों के विभाग का बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज़्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज़्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम्स, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है। भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं अभी भी मुख्यमंत्री राज्य की जनता तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को नफरत की राजनीति छोड़कर जनहित पे काम करना चाहिए। अगर आप लोग देखेंगे तो नाराबाजी तो कंटिन्यू है, लेकिन 2014 तक इन्होंने गरीबी नहीं हटाया। अगर आप पार्लियामेंट में, हाउस में देखेंगे तब देखेंगे ये लोग जब गरीब के लिए हम लोग जब बोलना चाहते हैं तब ये लोग बोलने भी नहीं देते हैं, रोक देते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि गरीब कल्याण के लिए जो योजना हुआ है उसके लिए डिबेट हो जाए, वो बोलता है गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी उन्होंने रख दिया, गरीब को उन्होंने दूर कर दिया। गरीब लोग को सब लोग नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ा। और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि कैंसर का पहले पता लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। We are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद अरविंद धर्मपुरी ने आज बार बार लोकसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए और तेलंगाना में विकास न करने के लिए के चंद्रशेखर राव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं आज भी तेलंगाना में नहीं पहुंच पा रही हैं और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहां के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। उन्हें राज्य के विकास के लिए गुजरात मॉडल को अपनाना चाहिए।
जो आवास योजना का पैसा तेलंगाना को दिए, आज तक बेनिफिशियरी लिस्ट ना देने के वजह से पैसे वापस मांग रहा है आज केंद्र सरकार। इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है केसीआर जी? आपको आपके बेटे के लिए, बेटी के लिए पैसे कमा के दुनिया भर का लिकर धंधा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कमाते हो। गरीब के लिए 1 रुपया तो खर्चा करो, अपने खानदान को बोलो सुधर जाएं, और प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रहे देश में वो तेलंगाना में लागू करो और गुजरात मॉडल को फॉलो करो। वाईएसआर टीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने हैदराबाद में वारंगल पुलिस द्वारा पदयात्रा के लिए अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड को करारा झटका देते हुए बीजेपी के केदार गुप्ता विजयी हुए। इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में सुशील मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से संयुक्त रूप से एक एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा सुशील मोदी और अश्विनी चौबे ने। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कामयाबी हाथ लगी है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में केदार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं और बिहार की राजनीति जो है वो उसमें खलबली मचाई है सुशील मोदी ने, जिन्होंने ये कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए। हमारे साथ सुशील मोदी स्वयं मौजूद हैं और अश्विनी कुमार चौबे भी हैं। हम सबसे पहले सुशील जी से पूछते हैं, फिर चौबे जी से बात करेंगे। सुशील जी, क्यों मांगा इस्तीफा आपने? नहीं, देखिए, मैंने इसलिए इस्तीफा मांगा कि बीजेपी के पीठ में छुरा भोंक कर वो चले गए महागठबंधन के साथ, और 3 बाई इलेक्शन हुआ जिसमें 2 हार गए, और एक मोकामा में जो जीत है वो उनकी जीत नहीं बल्कि वो अनंत सिंह की जीत है। और 2014 में जब उनको 2 सीटें आई थी लोकसभा के अंदर तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो महागठबंधन के साथ गए और बुरी तरह से हार गए, पराजित हो गए और पूरी ताकत लगा दी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस महागठबंधन को नकार दिया है और बीजेपी को जो धोखा दिया है उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। और बिहार के लोग जो अति पिछड़ा हैं, जो अन्य लोग हैं, वो राजद के साथ गठबंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि अति पिछड़े वर्ग के जो मतदाता हैं वो बीजेपी में तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर वो नहीं शिफ्ट करते तो इतनी बड़ी जीत कैसे होती? तो इसलिए जो उनका वोट बैंक था वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया और नीतीश जी की लोकप्रियता लगातार कम होती जा रही है, उनकी चमक कम होती जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं सुशील जी की बातों से? वो कहते हैं कि अब उन्हें लोकप्रियता नीतीश कुमार की घट गई है। सुशील जी ने सही कहा कि जिस प्रकार से नीतीश जी की लोकप्रियता घटी ही नहीं है, बल्कि बिहार में इस चुनाव ने यह तय कर दिया, तीनों उपचुनाव में 2 उपचुनाव वो हारे हैं। और हम दूसरी बात कह रहे हैं कि नीतीश जी ने जिस प्रकार से छल करके जंगल राज लाने में उन्होंने बिहार की जनता को जिस प्रकार से पीठ में छुरे भोंकने का काम किया है। बिहार में 48 घंटे के अंदर 4 हत्याएं महिलाओं की हुई है। जंगल राज नहीं तो क्या है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को 1 मिनट भी शासन में रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रही है। पहले गोपालगंज और अब कुढ़नी विधानसभा में जो बीजेपी को सफलता मिली है उससे बीजेपी उत्साहित है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और चक्रवाती तूफान मैंडोस का क्या कुछ असर है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव।
G20 भारत की अध्यक्षता लाएगी नई सोच और सबके प्रयास से सबके विकास में वृद्धि। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चक्रवाती तूफान मैंडोस का असर दिखने लगा है। इसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोस तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर NDRF और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान के आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिसमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। और चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं। इस कारण कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। और आज उत्तराखंड के दून विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीप प्रज्वलित कर दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति 2021 बैच के स्नातक और परास्नातक के 653 और PhD के 16 विद्यार्थियों को उन्होंने डिग्री प्रदान की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षण संस्थान में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। शिक्षा ही वो माध्यम है जो पूरे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि छात्र तकनीकी कौशल से और अधिक संपन्न हो और स्वयं रोजगार की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की रीढ़ मानव संसाधन होता है और मानव का विकास शिक्षा से ही संभव है। किसी भी देश की प्रगति उसके मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। मानव संसाधन की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आज के युवा काल का भविष्य है। इस सूत्र वाक्य को अंगीकार करते हुए दून विश्वविद्यालय को सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में कार्यरत रहना है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। और राष्ट्रपति ने आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक्स और टेलीमेडिसिन की सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की।
राष्ट्रपति ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 97th फाउंडेशन कोर्स के विदाई समारोह में कहा कि आप देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं और आज आपसे मिलकर भारत की विविधता में एकता को साफ देखा जा सकता है। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है, मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। और G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 दिसंबर को होने जा रहा है। यह आयोजन कोविड के कारण 3 वर्ष बाद हो रहा है। इस पर BHU के कुलपति से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। दीक्षांत समारोह किसी विश्वविद्यालय का, उसके विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहां से उन्हें उनकी मेहनत का सर्टिफिकेट मिलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 10 दिसंबर को होना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी हैं। जैन साहब, ये काशी तमिल संगमम के बीच में ही, चूंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो आप निभा ही रहे हैं, साथ में दीक्षांत समारोह को भी कर रहे हैं आप, तो इसमें किनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? करीब 35,000 के करीब स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि 3 साल के बाद ये कन्वोकेशन हम कर रहे हैं और कोविड की वजह से 2 साल से कन्वोकेशन नहीं हुआ था। तो बहुत बड़ा आयोजन होगा और पहले दिन 10 तारीख को मॉर्निंग में स्वतंत्रता भवन में मेडल्स दिए जाएंगे और उसके बाद डिफरेंट फैकल्टीज़ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और वहाँ से सर्टिफिकेट भी और मेडल्स दिए जाएंगे। देश में जो गरीब है, देश में जो कमज़ोर है, देश में जो परेशान है, उसके लिए अपने आप को सेंसिटिव रखें, उसके प्रति संवेदना रखें। एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है उसके बारे में ये परिकल्पना होनी चाहिए कि वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। गुरुकुल के कुलपति ने दीक्षा दी अपने विद्यार्थियों को, कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। और कतर में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होंगे। पहले क्वार्टर फाइनल मैच में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से होगा। ये मैच एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रोएशिया और ब्राजील दोनों ही इस विश्व कप में अच्छे रंग में दिख रही हैं और ऐसे में इस मुकाबले के रोमांचक होने की उम्मीद है। छठी बार विश्व कप का खिताब जीतना है ब्राजील का ख्वाब, लेकिन इस सपने को हकीकत में पूरा करने के लिए अब लड़ाई अहम मोड़ पर आ पहुंची है, जहां क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन के सामने 2018 की उपविजेता क्रोएशिया की टीम है। ब्राजील ने ग्रुप दौर में स्विट्जरलैंड और सर्बिया को शिकस्त देकर अंतिम 16 में जगह बनाई और उसके बाद दक्षिण कोरिया को हराकर अंतिम 8 में टीम पहुंची। इस पूरी मुहिम के दौरान इस टीम को सिर्फ कैमरून के हाथों शिकस्त मिली, यानी अब तक इस विश्व कप में ब्राजील की टीम सिर्फ एक मुकाबला हारी है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जिस उच्च दर्जे का खेल दिखाया, उसने इस टीम के स्टार खिलाड़ियों के दमदार खेल को सामने रखा, जिसमें रिचार्लिसन, नेमार जूनियर, विनीशियस जूनियर अहम खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील के लिए कुछ दिक्कत भी है, जिसमें टीम का क्वार्टर फाइनल का रिकॉर्ड है। टीम 4 में से 3 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई है।
हालांकि ब्राजील के लिए राहत की बात हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। ब्राजील और क्रोएशिया अब तक 4 बार भिड़े हैं, जिसमें से 3 बार ब्राजील ने जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। उधर क्रोएशिया की बात करें तो इस टीम ने एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन किया है। टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में जापान से कड़ी टक्कर मिली थी, जहां पेनल्टी शूटआउट में जाकर क्रोएशिया के हक में फैसला आया। टीम के पास लुका मॉड्रिच, इवान पेरिसिच, मैथियो कोवाचिच जैसे चेहरे हैं, जो मिडफील्ड की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोएशिया के लिए बड़ी बात यह है कि इस टीम ने पिछले 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से सिर्फ 1 में हार का सामना किया है, जबकि 13 मुकाबले जीते हैं, वहीं 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर इस मुकाबले में दबाव का खेल दोनों ओर दिखेगा और जीत का दम वही टीम भरेगी जो अपनी ताकत को अपने खेल में सही तरीके से उतार विरोधी पर दबाव बनाने में कामयाब होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।